सही समय सही खबर। आप देख रहे हैं मैडम सर। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। मैडम सर में आज बात करेंगे शक्ति पर छिड़े सियासी संग्राम की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि हमारी लड़ाई शक्ति से, जिस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने शक्ति को नारी शक्ति से जोड़ दिया और कहा कि देश की बहन बेटियों के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। दूसरी बड़ी खबर, हम साथ ही बात करेंगे इंदौर की उस बेटी की जिसे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर राम मंदिर की बात की और पाकिस्तान को फटकारते हुए जय श्री राम का नारा भी लगा दिया। और साथ ही बरसाने की लड्डू मार होली की भी बात करेंगे, जहां जुटी भारी भीड़ की वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए और इस भगदड़ की चपेट में आकर कई महिलाएं घायल हो गई। शुरुआत करते हैं शक्ति पर छिड़े सियासी संग्राम की। लोकसभा चुनाव की लड़ाई में अब शक्ति की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का नाम लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कल मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली थी और इस रैली में राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। उनके कहने का मतलब सरकार की ताकत यानी शक्ति से मुकाबला करना था। लेकिन राहुल गांधी यहां एक बड़ी गलती कर गए। उन्होंने अपने बयान को हिंदू धर्म में मौजूद शक्ति की अवधारणा से जोड़ दिया। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति का जिक्र करके उससे ही लड़ने की बात कर दी। हालांकि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म में शक्ति है ये कहा और उसके बाद कहा कि और एक शक्ति से हम लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति देवी और दिव्य अलौकिक ताकत का प्रतीक होता है। इसलिए राहुल के इस बयान को बीजेपी ने फौरन लपक लिया और लोकसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने इसे चुनावी हथियार बनाया। राहुल गांधी पर अब हमला जमकर बीजेपी ने शुरू कर दिया है और सबसे बड़ा हमला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तेलंगाना के जगतियाल में हुई रैली में उन्होंने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर जोरदार प्रहार किया। इस रैली में बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन महिलाओं को संबोधित करते हुए राहुल के बयान को महिलाओं की अस्मिता से जोड़ दिया। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में
इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। अपने विरोधियों को उन्हीं के हथियार से किस तरह चित्त करना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन जानता है। राहुल गांधी के बयान को पीएम मोदी ने राहुल के ही गले की फांस बना दिया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं से इमोशनल अपील करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव का मुकाबला दरअसल शक्ति का विनाश करने वालों और शक्ति की पूजा करने वालों के बीच है। शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। राहुल गांधी जब हिंदू धर्म में मौजूदा शक्ति का जिक्र कर रहे थे तब उन्हें शायद एहसास नहीं था कि उनसे क्या चूक हो गई है, क्योंकि हिंदू धर्म में शक्ति का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म दर्शन कहता है कि शक्ति ईश्वर की वो ताकत है जो सभी काम करती है। शक्ति से ही सृष्टि की रचना हुई है और शक्ति से ही प्रलय आएगी। शक्ति युक्त शिव ही सब कुछ करने में समर्थ होता है। हिंदू धर्म मूल रूप से शक्ति की ही पूजा करता है। रावण पर विजय पाने के लिए राम जी ने भी शक्ति की ही पूजा की थी। हिंदू दर्शन के मुताबिक शक्ति के 30 से ज्यादा देवी अवतार हैं जिनकी पूजा होती है, जैसे देवी लक्ष्मी जो धन सौंदर्य की देवी हैं, देवी सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, मां काली जिन्हें विनाशक कहा जाता है, देवी दुर्गा जिन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था। हिंदू धर्म में कई शक्तिपीठ या देवी पीठ भी हैं। शक्तिपीठ उन जगहों को कहा जाता है जहां शक्ति रूपा देवी का निवास है। हिंदू धर्म में शक्ति की पूजा की जाती है। जाहिर है राहुल गांधी का शक्ति पर बयान बैकफायर होना ही था। बीजेपी ने इसे सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान बता दिया। पूरा एजेंडा हिंदू विरोध और हिंदुओं को गाली देना है ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके। और आज जो महिला विरोधी मानसिकता है वो भी दिखाई देती है, क्योंकि शक्ति मतलब नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति जो हमारी मां शक्ति है, उसके भी खिलाफ राहुल गांधी है, उसका भी परिचय वो देते हैं। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाई जनता जनार्दन जो है 2014 में, 2019 में हर इलेक्शन में वोट देती है एक आशीर्वाद के रूप में। और शक्ति पर दिए बयान पर जब राहुल गांधी को लगा कि उनको घेरा जा रहा है तो उन्होंने सफाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वो हमेशा अर्थ बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। शक्ति पर संग्राम के बाद नारी शक्ति से जुड़ी एक और खबर आपको हम अब बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। जिनेवा में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही रोहिणी घावरी ने राम मंदिर के बारे में गलत बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। भारत की इस बेटी ने यूएन के मंच से जय श्री राम का नारा भी लगाया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की बेटी ने जय श्री राम का नारा लगाया तो पूरी दुनिया देखती रह गई।
भगवान राम के प्रति इस आस्था ने सबको हैरान कर दिया। 22 January 2024 marks a historic day in Indian history. भारत की इस बेटी ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को राम मंदिर पर गलत बयानबाजी करने पर ऐसी लताड़ लगाई, ऐसा करारा जवाब दिया कि उसके होश उड़ गए और बोलती बंद हो गई। राम मंदिर is not just a temple, it is a great example of new India. यूएन महासभा में बोलते हुए भारत की प्रतिनिधि रोहिणी घावरी ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के सामने ये साफ कर दिया कि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि नए भारत का महान उदाहरण है। भारतीय समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द का प्रतीक है। यूएन में रोहिणी घावरी ने जय श्री राम के नारे के साथ ही अपने संबोधन की शुरुआत की और इसके बाद पाकिस्तान को राम मंदिर के मुद्दे पर करारा जवाब दिया। Jai Shri Ram, Mr. President from Bharat. Today I want to highlight how the Ram Mandir is bridging faith, heritage and harmony. 22 January 2024 marks a historic day in Indian history. India has always been a Vishwaguru in the sphere of spirituality and been achieving new milestones in various domains such as space and technology. We have become the best example of great balance between development and spirituality. इस दौरान रोहिणी ने बताया कि वो उसी वाल्मीकि समाज से आती हैं, जो महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा है, जिन्होंने महाकाव्य रामायण लिखी थी। साथ ही रोहिणी ने भारतीय संविधान की ताकत और राम जन्मभूमि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किए जाने का भी जिक्र किया। I proudly say that I come from the Valmiki community and our Lord Valmiki introduced Sri Ram to the entire world through the timeless epic, the Ramayana. Mr. President, in my last intervention during 54th HRC, I spoke about the strength of Indian Constitution. Now it is proven by Indian judiciary its strength by amicably solving a decade-long dispute on Ram Janmabhoomi without creating any disharmony between communities. The verdict has been welcomed by all sections of Indian society. रोहिणी घावरी ने इस दौरान राम मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा उससे जुड़े आस्था, एकता, रोजगार और पर्यावरण के पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी। Apart from the historical and cultural significance, Ayodhya Ram Mandir also holds great economic significance. It contributing to the economic development by creating jobs and growth of the nation. Thus, Ayodhya Ram Mandir is not just a temple; it is a great example of new India having both ancient and modern values. Thank you, Mr. President. रोहिणी घावरी अपनी बातों को सोशल मीडिया पर बेबाक तरीके से रखने के लिए भी जानी जाती हैं। रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं। रोहिणी घावरी के पिता एक सफाई कर्मचारी हैं। 2023 में उन्हें पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी, जिससे वो जिनेवा में रहकर अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर रही हैं। 2023 में रोहिणी को यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और 2023 में ही उन्होंने भारत के प्रतिनिधि के तौर पर यूएन में अपना पहला भाषण दिया था, जिसके बाद अब एक बार फिर 2024 में भारत की इस बेटी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विरासत पर बोलकर हर किसी का दिल जीत लिया है। तो चलिए मैडम सर में अब आगे बढ़ेंगे और आप जानते हैं कि होली आने वाली है, तो बात कर लेते हैं बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की। आज बरसाना में लठमार होली धूमधाम से खेली गई। नंदगांव से आए हुरियारों ने बरसाना की महिलाओं ने जमकर लठ बरसाए और प्रेम रूपी रंग गुलाल लगाकर नंदगांव के हुरियारों का स्वागत किया। द्वापर युग से खेली जा रही लठमार होली के लिए बरसाना की महिलाएं सुबह से ही सज संवर कर तैयार हो जाती हैं। बरसाना की महिलाएं जो साल भर घूंघट में रहती हैं, वो लठमार होली खेलने के लिए पूरी तरह से एक्टिव दिखी। बरसाना की कुंज गलियों में सामान्य रूप से रहने वाली ये महिलाएं सज सवर कर पूरी तैयारी के साथ रंगीली गली पहुंची और जैसे ही नंदगांव से हरियारे वहां पहुंचे, बरसाना की इन महिलाओं ने पहले तो नाच गाकर उनका स्वागत किया और नंदगांव के हरियारों ने फाग गाकर हुड़दंग मचाया। तो देखते ही देखते ये हुरियारन चमचमाती लाठी लेकर नंदगांव के हुरियारों पर बरस पड़ी।
होली खेलने आए हरियारों ने भी ढाल से लाठी के इन वारों को बड़े प्यार से सहन किया और बरसाना की इन महिलाओं के साथ होली खेली। मान्यता ये है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ होली खेलने बरसाना आए थे, तब राधा रानी और उनकी सखियों ने श्री कृष्ण और उनके साथ आए ग्वाल बालों पर ऐसे ही लठ बरसाए थे और तभी से ये परंपरा बरसाना की ब्राह्मण समाज की महिलाएं निभाती आ रही हैं, जो राधा रानी की सखी यानी सहेली के रूप में नंदगांव से आए हरियारों के साथ होली खेलती हैं। और सबसे खास बात ये कि साल भर सामान्य रूप से जीवन यापन करने वाली इन महिलाओं में होली के समय एक असाधारण और अलौकिक तेज देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मथुरा की पहचान वैसे तो श्री कृष्ण नगरी के रूप में होती है, लेकिन यहाँ ब्रिज में खेली जाने वाली होली भी सबसे अनोखी होती है। यहाँ की होली में आपको हर रस का आनंद मिलेगा। वहीं बरसाना की लठमार होली से एक दिन पहले यहाँ लड्डू होली बनाने की भी परंपरा है। लठमार होली से एक दिन पहले रविवार को बरसाना में लड्डू होली मनाई गई। बरसाना के श्री लाडली सरकार मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी कुंतलों लड्डू तैयार किए गए और राधा रानी के दर्शन करने आए भक्तों पर राधा रानी के प्रसाद रूपी लड्डू लुटाए गए। बेटा होरी गुलाल की खेलते होंगे, फूलन की खेलते होंगे, श्री जी के महल में देखो लड्डून की होरी है रही है, टनन लड्डू बनवाए आज गए और फिर श्रद्धालु पर लाखों श्रद्धालु और सब पे देखो ऐसे आंख बंद करके लुटा रहे, कोई ना कोई के हाथ में पड़ जाएंगे। मान्यता है कि द्वापर युग में जब बरसाना के लोग नंदगांव जाकर श्री कृष्ण को बरसाना में होली खेलने का निमंत्रण देने गए थे, तो उसके अगले दिन श्री कृष्ण ने न्योता स्वीकार करते हुए संदेश भिजवाया था कि वो कल बरसाना में ग्वाल बालों के साथ होली खेलने आएंगे, जिसकी खुशी में राधा रानी ने पूरे बरसाना में लड्डू बंटवाए थे। और इसी वजह से बरसाना में लड्डू मार होली धूमधाम से हर साल मनाई जाती है। इस दिन बरसाना की महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं और श्री कृष्ण कन्हैया लाल से कृपा प्रार्थना करती हैं कि वो बरसाना में होली खेलने आए। बरसाना में रविवार को लड्डू होली के मौके पर एक बड़ा हादसा भी हो गया। लड्डू होली के दौरान राधा रानी मंदिर में भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ी कि लोगों का दम घुटने लगा। लड्डू लूटने की होड़ में कुछ लोग तो जमीन पर ही गिर पड़े और काफी देर तक नीचे दबे रहे और कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला गया। इस दौरान सबसे ज्यादा चोट महिलाओं को ही आई। कई महिलाएं तो काफी देर तक नीचे दबी रहीं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें तुरंत निकाला नहीं जा पाया गया और वहां चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए तो वहां भगदड़ अलग मच गई, क्योंकि लड्डू होली खेलने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग श्री लाडली सरकार मंदिर पहुंचे थे और इसीलिए पुलिस की तमाम तैयारियां भी वहां कम पड़ गईं और कई महिला श्रद्धालु तो बेहोश होकर गिरने लगी। इस बाउंड्री के ऊपर से लोगों ने उधर से फेंका है, तो कुछ तो कैजुअल मतलब घायल हुए हैं उसमें से, जिनकी करीब थे 10 लोग थे करीब, जिनकी ड्रेसिंग करके छुट्टी कर दी। बाकी कुछ बेहोश थे तो उनके ऑक्सीजन लगाई है और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ कम पड़े तो एक्स्ट्रा मंगाए थे मेरे बहन। भीड़ में दबने की वजह से दर्जनों श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा घायल महिलाएं ही हुई, क्योंकि जिन महिलाओं के साथ उनके बच्चे थे वो तुरंत बाहर नहीं निकल पाई और भीड़ में दब कर रह गई। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा सिविल महिलाएं पायलट हैं, जो यात्री विमान उड़ाती हैं, मगर आज से 2 दशक पहले ऐसा नहीं था। आज हम आपको एक ऐसी महिला पायलट से ही मिलवाने जा रहे हैं जो करीब 20 सालों से प्लेन उड़ा रही हैं। इनका नाम जोया अग्रवाल है। इन्होंने 3 साल पहले सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक 16,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ान वाली टीम को लीड किया था और खास बात यह है कि उस टीम की सारी क्रू मेंबर्स महिला थी। जोया से उनके सफर पर बात की हमारी सहयोगी निधि चतुर्वेदी ने। सुनिए आप। सपनों की उड़ान और हर दिन नए सुनहरे मुकाम हासिल करने में माहिर हैं कैप्टन जोया अग्रवाल, जुड़ चुकी है मेरे साथ। और जो जोया अग्रवाल है, कैप्टन जोया अग्रवाल है, उनकी खुद की कहानी बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है उन सब महिलाओं को जो सपनों की उड़ान को भरना चाहती हैं चुनौतियों के बीच। क्या कहेंगी जोया अग्रवाल, कैप्टन जोया अग्रवाल? मेरे ख्याल से हमारे हाथ में हमारी बेटियों को सपनों की उड़ान भरने देने की जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हमारी देश की बेटियां अपने सपनों की उड़ान भरेंगी तो हमारा देश उन्नति करेगा और यही तो नारी शक्ति है।
बिल्कुल जोया की जुबानी, उनकी सक्सेस स्टोरी, उनके जीवन की जो पूरी कहानी है, मैं बताऊं उससे पहले मैं चाहूंगी आपकी जुबानी हो जाए। मैं इकलौती बच्ची थी, इकलौता बच्चा होना, उसके बाद लड़की होना। उस समय में भारत में जब बेसिकली आपको शादी करना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, वो एक कंप्लीट पिक्चर है, और पायलट बनना तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो मेरे थोड़े से अनयूजुअल ड्रीम्स थे और मैंने बहुत स्ट्रगल किया सोसाइटी में कि अपनी ड्रीम्स को कैसे पाया जाए। मैंने अपनी मम्मी को रुलाया भी, पहली बार जब मैं अपनी मम्मी को बताया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ तो वो रोई। और लेकिन कहीं ना कहीं आज जब मेरी मम्मी देखती है मुझे तो उनको गर्व है मेरे ऊपर। बस हार नहीं माननी, कुछ भी करना है, हार नहीं माननी। और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आज हम जैसे लोग उड़न परी आपको हेल्प करेंगे एविएशन में आने के लिए, क्योंकि एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है। हम इतनी बड़ी एविएशन मार्केट है दुनिया की और हम 5वें नंबर पे आएंगे थोड़े सालों में। बहुत बड़ी चीज है और उसके लिए हमारे को बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे बच्चे जो आज सपने देख रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और उसमें भी सबसे लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाने का कीर्तिमान आपके हिस्से गया है। तो उस सपने को जीना और उस मुकाम को हासिल करना और फिर नजीर पेश करना कि अब हर कोई जानता है कैप्टन जोया अग्रवाल को। ये सपना जब साकार हुआ तो जो माँ के आंसू थे वो खुशी के आंसू में तब्दील हुए। और चूंकि आप इकलौती संतान अपने पेरेंट्स की हैं तो वो पेरेंट्स को जो आपने एक फक्र की अनुभूति करवाई है वो अपने आप में मुझे लगता है कि शब्द मेरी जुबान पर भी नहीं आ रहे, आपकी जुबान पर अगर आ रहे हो तो बताइएगा प्लीज। That proud moment for parents. That proud moments for parents. बताइए। मेरी मम्मी बहुत जल्दी रो देती हैं एक तो, और वो बहुत उनका वीक हार्ट है, जैसे हमारी मम्मियां होती हैं, यू नो, दे वेरी सॉफ्ट हार्टेड। तो उनके आंसू बहुत जल्दी निकलते हैं, चाहे वो गुस्से में आंसू हो या वो प्यार के आंसू हो। तो आई थिंक उस मोमेंट में उनके सारे जो डाउट्स थे मेरे ऊपर कि लड़की है, क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा अगर ये पायलट बन गई तो। ऐसी अजीब सी जो प्रोफेशन उस समय जो वो सोची थी, नॉन ट्रेडिशनल प्रोफेशन में चली गई तो क्या होगा उसका। तो तभी जब इनफैक्ट ये सारा हमारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो फ्लाइट हुई और मम्मी की आंखों में जब आंसू आए, और उससे भी ज्यादा जब सैन फ्रांसिस्को एविएशन म्यूजियम में जब मुझे वहां पर जगह दी गई, तब मैं अपने पेरेंट्स को लेके गई थी वहां पर। तो वहां पे जो मम्मी के आंसू थे, बस कुछ और कहने को रह ही नहीं जाता। मेरा एक सवाल आपसे है, चूंकि यूनाइटेड नेशंस में जनरेशन इक्वालिटी पर आपको एक महिला स्पोक्स पर्सन के तौर पर चुना गया, तो वो मंच और जनरेशन इक्वालिटी पर अपनी बातों को रखना उस समय में जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और आगे की तरफ देख रहे हैं, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच रही है, तो उस मंच पर खुद को पाना और जनरेशन इक्वालिटी का जिक्र करना, आपने कैसे इस पूरे सपने को जिया है? मैं चलती फिरती जनरेशन इक्वालिटी की प्रवक्ता हूँ मेरे ख्याल से। तो मेरा जनरेशन इक्वालिटी का एक ही सपना है, हमारी बेटियों को सपने देखने की इजाजत होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। सारे प्रोफेशन लड़कियों के लिए उतने ही मान्य हैं जितने लड़कों के लिए हैं। जोया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने जो मोटिवेशन दिया है, देती आई हैं, देती रहेंगी उन सब बच्चियों को कि जो एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, न सिर्फ उस इंडस्ट्री में बल्कि जो अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जो सपने देखती हैं, उनके लिए आप एक बहुत बड़ी नज़ीर है। आप जी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं, आपने बहुत शानदार बातें करी, अपनी सक्सेस स्टोरी का भी आपने जिक्र किया। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो जोया को आपने सुना, देखा किस तरीके की नजीर वो युवा लड़कियों के सामने पेश कर रही है कि देखिए हौसला रखिए और तरक्की की ओर आगे बढ़िए। तो फिलहाल मैडम सर में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।